अश्विन, हेलो खुशी, हेलो Hello, शाश्वत, sir. रामसी कृष्णा। रामसी कृष्णा must be from Andhra Pradesh, I believe. Yes, sir. Good, good. अमन, अन्वेश, चलो भाई वापस अब आज शायद आपकी क्लास नहीं होगी मेरे ख्याल से। इसमें प्रथम स्टार और प्रथम वन के बच्चे हैं 11th क्लास के। प्रथम स्टार आई बिलीव के जनवरी में स्टार्ट हुआ था और प्रथम वन फरवरी में। तो मेरे ख्याल से आपके दो दो तीन तीन चैप्टर्स जो हैं वो फिनिश हो भी चुके होंगे हर एक सब्जेक्ट में। और आज का जो कोई स्पेसिफिक टारगेट कोई वो नहीं है बात करने का कोई टॉपिक। ये एक जनरल टॉक है, एक काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो मैं थोड़ा कम बोलूंगा, हम तो क्लास में बोलते रहते हैं पढ़ाते रहते हैं। आज आप बताएं, किसी को कोई डाउट हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ और संबंधित किसी तरह की कोई बात हो, केमिस्ट्री में कुछ स्पेसिफिक इश्यू आ रहा हो, फिजिकल इनऑर्गेनिक में या और भी कुछ, तो आई विल कन्वे टू द अदर टीचर्स। तो वो तुम यहाँ पर बता सकते हो। तो आई हैव टू टॉक लेस एंड आई हैव टू लिसन मोर। तो स्टूडेंट्स अपना माइक एक बार जो भी बात करे, जो भी स्टूडेंट वो एक बार बोले, तो एक बार नाम जरूर बताए और उसके बाद अपनी बात कहे। बस मैं अब आपको देता हूँ बोलने के लिए। तो यू कैन टेल योर डाउट्स, यू कैन आस्क योर पॉइंट्स। डाउट मतलब केमिस्ट्री के डाउट अवॉइड करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री के डाउट्स तो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं। हाँ, फिर भी कोई टेलीग्राम ग्रुप पर भी अगर मान लो क्लियर नहीं हो पाता है कोई डाउट ऐसा है कि वहां बताने पे भी क्लियर नहीं हो पा रहा, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। तो मुझसे पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं। अभी वैसे हम जनरल डाउट की बात करेंगे, अलग भी पूछ सकते हैं। तो बच्चों, ओवर टू यू। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर एक सवाल था। हाँ, बोलो। सर बैकलॉग कैसे क्लियर कर सकते हैं? 2-3 महीने की पढ़ाई में बैकलॉग कैसे आ गया? मतलब व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द बैकलॉग? आई वांट टू नो फर्स्ट। सर सर बैच फेब में स्टार्ट हुआ था हम्म। और सर उस टाइम मेरे प्री बोर्ड चल रहे थे। प्री बोर्ड सर अच्छा। मार्च के मिड में खत्म हुए थे। तो तुम्हारा कितना बैकलॉग है लगभग? सर फिजिक्स और केमिस्ट्री का लगभग लगभग अब क्लियर हो चुका है। और मैथ्स का सर, मतलब मैथ्स का सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाद से बहुत दिक्कत हो रही समझने में। अगर एक सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ जाता है तो दूसरा छूट जाता है। ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स का हो सकता है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करूंगा बैकलॉग में। बैकलॉग एक ऐसी चीज है जो 11th का बच्चा हो या 12th का बच्चा हो या ड्रॉपर हो, रोते ही रहते हैं बच्चे इसमें। उसका कारण है, उसका सबसे प्राइम रीजन जो है, वो है इनडिसिप्लिन। डिसिप्लिन अप्रोच से ना पढ़ना, वो एक सबसे बड़ा कारण है बैकलॉग का। दूसरा कारण है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाना। अभी कोविड का टाइम चल रहा है। अभी कोविड की सिचुएशन इतनी स्केरी है, हर शहर में, हर गांव में, पूरे देश में, कि किसी बच्चे को कोविड हुआ है, किसी पेरेंट्स को कोविड हुआ है, किसी रिलेटिव के यहाँ कुछ अनटोवर्ड इंसिडेंट्स हो चुकी है। तो ऐसे में भी बैकलॉग हो सकता है। सो दिस काइंड ऑफ बैकलॉग जो सेकंड कैटेगरी मैंने बताई, इट इज जस्टिफाइड भाई, ये चीज हमारे कंट्रोल में नहीं थी। तो ये बैकलॉग अगर होता है तो ऐसे केस में थोड़ा स्लो लेना है कि बैकलॉग भी पूरा कर लेंगे। अभी तो मात्र 11th में ही है, तो वी कैन मैनेज। बट जो सबसे बड़ा रीजन है, जो मेजर रीजन है, जो जनरल हर टाइम में एप्लीकेबल होता है, अभी तो मोस्टली बैकलॉग कोविड वगैरह की वजह से कई बार हो जा रहा है, बट इन जनरल इनडिसिप्लिन की वजह से बैकलॉग होता है। तो इनडिसिप्लिन की वजह से बैकलॉग होने का कारण ड्रॉपर्स में समझ में आता है कि ड्रॉपर्स में ऑल 6 डेज, इनफैक्ट संडेज को भी उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस रहती हैं कई बार। तो उसके अलावा टेस्ट भी होते हैं। तो ड्रॉपर्स में बहुत लोड होता है, रोज 6 दिन क्लासेस होती हैं, तो कई बार उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारा बैकलॉग बढ़ रहा है धीरे धीरे।
वहां कई बार चीजें थोड़ी सी जस्टिफाई हो सकती हैं, बट 11th में मुझे रीजन समझ में नहीं आता। अगर कोविड रीजन नहीं है या अनटोवर्ड इंसिडेंस या कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट अगर हो गई है, अगर वो रीजन नहीं है, तो फिर तो आपकी जो क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो 3 या 4 की फ्रीक्वेंसी है। अभी 3 चल रही है या 4 चल रही है, तो 3 या 4 की फ्रीक्वेंसी में 7 दिनों के अंदर यू गेट अनदर 3 days वेर यू डोंट हैव द क्लास, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल एट ऑल। स्कूल अभी बंद हैं, हालांकि स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस कुछ चल रही होंगी स्टूडेंट्स की, बट वो तो मैनेज करना होता है। बट काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके स्कूल से बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता। तो फिर 11th में बैकलॉग का रीजन थोड़ा कम समझ में आता है हमें। दूसरा बात ये भी है कि 11th में हम थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं, ये जो पढ़ाते हैं ये सब स्लो है। जब 12th में आप आएंगे तो फिर चीजें रिलेटिवली थोड़ी सी फास्ट चलती हैं, क्लास की फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। और ये नेचुरल भी है कि 11th में बच्चा जब आया है, 10th से 11th का ट्रांजिशन थोड़ा सा सडन होता है, अब्रप्ट होता है, शार्प होता है। तो बच्चे को कई बार चीजों को पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। आप जैसे पहला चैप्टर आप वो पढ़ते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, अब तो खत्म भी हो गया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर आई बिलीव। बट एटॉमिक Yes, स्ट्रक्चर sir. जब पढ़ते हो तो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर सोचो, आपने 9th-10th में भी कुछ तो पढ़ा होता है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड की कुछ कुछ पॉइंट्स, और बस बात खत्म हो गई। और यहाँ आपने क्या क्या नहीं पढ़ा, मेरे ख्याल से 1 महीने के आसपास ये पूरा चैप्टर चला होगा। 15-16 लेक्चर भी लगते हैं इसमें। इनफैक्ट क्या क्या नहीं पढ़ लिया आपने, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसके डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, उसमें भी कई बच्चों को दिक्कत आती है। आने तो कोई बात नहीं, आप तो पढ़ते जाओ, दिक्कत आएंगी, धीरे धीरे वो दिक्कतें दूर हो जाती है, समय के साथ भी दिक्कत दूर हो जाती है। तो वो ट्रांजिशन भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट मुझे लगता है कि 11वीं क्लास के बच्चों को, 11th क्लास के बच्चों को जब वो 3 और 4 क्लास की फ्रीक्वेंसी पर वीक पढ़ते हैं, तो देयर बैकलॉग इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द इनडिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन का मतलब ना उठने का टाइम है सुबह को, ना रात को सोने का टाइम है, और ना अपने रिक्रिएशन का टाइम है। रिक्रिएशन मतलब घर पे हैं आप, मोबाइल एक्सेस तो सब पे हो गई, लैपटॉप कंप्यूटर एक्सेस सब पे होगा, तभी तो ऑनलाइन पढ़ भी रहे हो। तो आप अपने आप से पूछो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो, चाहे वो वीडियो गेम्स हो। मैंने सुना है कि शायद ये पबजी किसी और रूट से इंडिया में वापस आ रहा है। पता नहीं, ये तो बहुत ही डिवास्टेटिंग है। मतलब पबजी तो ऐसा है कि बच्चों ने कई बार ऐसा बताया कि सर हमें नहीं पता कि दिन कब है और रात कब है। दिन रात एक कर दी हमने पबजी में। अरे दिन रात एक करनी तो पढ़ाई में करते ना, जेई की तैयारी में करते। बट थोड़ा सा सावधान रहना है इन गेम्स से, ऑनलाइन गेम्स से, या मान लो यूट्यूब से, या इन सब चीजों से, डिस्ट्रैक्शन से। तो थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट प्रॉपर करें। मुझे लगता है पहला रीजन जो है वो मेजर रीजन है बैकलॉग का। और बैकलॉग पूरा करने का तरीका यही है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन में आ जाओ, बैकलॉग अपने आप पूरा हो जाएगा। अभी तो आपको 3 महीने, 3.5 महीने या 2.5 महीने ही हुए हैं अलग अलग बैचेस के हिसाब से, बैच स्टार्ट हुए हुए। क्लास की फ्रीक्वेंसी भी कम है, चैप्टर भी 2-2, 3-3 चैप्टर ही हुए होंगे अभी। तो ऐसे में बैकलॉग किसी का होगा भी तो वो आराम से 2 वीक के अंदर, 10 दिन के अंदर आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। आप अपने स्टडी आवर्स को बस 1 से 2 घंटा रोज बढ़ा दो। वैसे मैं एक थंब रूल बताता हूँ, शायद आपने मेरी 11th की पहली क्लास की होगी, जिस दिन हम इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो मैंने आधे घंटे जनरल बात बताई थी, डीपी क्या है, शीट क्या है, कॉपी कैसे बनानी है। उसमें मैंने ये भी कहा था कि भाई आपको अगर 3 क्लास पढ़ते हैं, जिस दिन आपकी क्लास है, जैसे आज क्लास नहीं है ठीक है, कल क्लास होगी फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता नहीं शायद कल होगी, तो कल क्लास अगर है तो 3 क्लासेस हैं, तो लगभग 1 घंटा 20-25 मिनट की एक क्लास जैसे इन जनरल होती है, 1.5 घंटा मान लो चलो, तो 4.5 घंटे की जगह बच्चों को 5.5 से 6 घंटे लगते हैं। 5.5 से 6 घंटे लग रहे हैं तो इट इज नेचुरल, इट इज नॉर्मल। उनको पढ़ के उनके ब्रीफ नोट्स बनाना, ब्रीफ मतलब जो जो मेन फॉर्मूले हैं, मेन पॉइंट्स हैं, वो सब नोट करना, और वो सब चीजें। हालांकि लेक्चर्स तो आपके पास अवेलेबल हैं ये 11th क्लास के, तो नोट्स भी मगर जरूर बनाएं। हालांकि पीडीएफ भी कई बार बच्चों को मिल जाती हैं, बट मैं तो कहूंगा कि नोट्स खुद बनाओ, खुद के बनाए हुए नोट्स, खुद की लैंग्वेज में लिखे हुए, खुद के डिक्शन आप खुद खुद पढ़ते हो, खुद लिखते हो, तो वो जल्दी रिवीजन होता है। तो 6 घंटे उसमें जाते हैं। उसके अलावा आपको
5 से 6 घंटे और पढ़ना होता है 11th क्लास में। 6 से 7 घंटे या 6 से 8 घंटे और पढ़ना होता है 12th या ड्रॉपर्स को। 11th क्लास में आपको 5 से 6 घंटे पढ़ने होते हैं। तो आप ये इंश्योर करो कि जिस दिन क्लास है आपकी, उस दिन 6 घंटे आपकी क्लासेस और 5 से 6 घंटे आपकी सेल्फ स्टडीज फॉर डूइंग द डीपीपी शीट, फॉर रीडिंग एनसीईआरटी इफ रिक्वायर्ड एंड ऑल दैट। उसके अलावा भी कुछ और आपको अगर पढ़ना पड़े तो उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो ये है मेरे ख्याल से बैकलॉग का। बैकलॉग जल्दी से जल्दी पूरा करो, और बैकलॉग इज नॉट जस्टिफाइड पर्टिकुलरली। सो आई एंड माय आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ। आप बोलें। सर गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग। वंती हियर। सर मैं ये पूछना चाहता था, जैसे अभी 4-5 दिन में हमारा एडवांस का मॉक टेस्ट है एसीटी। तो सर उस 4-5 दिनों में हमें एक्चुअली वो शेड्यूल किया गया था अगले महीने में, पर आज अचानक से हमें पता लगा कि उसका डेट पीछे कर दिया गया और अब वो 4-5 दिन बाद ही है। तो सर एक सही रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होगी केमिस्ट्री के पिछले सारे चैप्टर्स रिवाइज करने के लिए? और सर हमें रिवाइज भी करना है और उसके अच्छे खासे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की भी तैयारी करनी है। और सर कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो अभी अभी खत्म हुए, जैसे पीरियोडिक टेबल, तो सर उन्हें कैसे कवर करें? देखो, जैसा आप जानते हो कि आपके 10th बोर्ड के एग्जाम्स के लिए हमने छुट्टी दी हुई थी, तो उन छुट्टियों में हमने टेस्ट को भी नहीं रखा था, कंप्लीट फ्री रखना था आप लोगों को। बट अब आपके बोर्ड तो सब बोर्ड एग्जाम्स 10th के डेफर हो चुके हैं, तो अब एज सच कोई डायरेक्ट ब्रेक नहीं है। क्लास की फ्रीक्वेंसी वही 3-4 की चलती रहेगी। अगर मान लो सिलेबस थोड़ा जल्दी हो रहा होगा तो हम 4 की जगह 3 की भी कर देंगे, वो कोई बात नहीं है। टेस्ट इसलिए ये इन्फॉर्मेशन पहले आ जानी चाहिए थी, मैंने बोला तो था इनको, इन्होंने अभी दी है। तो हाँ, लेकिन 4 दिन के अंदर यू कैन मैनेज। 2-3 चैप्टर तो हैं, आपको रिवाइज करना है, कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जितना पढ़ा दिया है, जहां तक आपको पढ़ाया गया है वहीं तक का पूछा जाएगा। 4 दिन कम नहीं होते, यू कैन मैनेज। अच्छा, वैसे यस। इन जनरल आपको टेस्ट के लिए कैसे तैयार करना चाहिए? टेस्ट एक बहुत बढ़िया तरीका है रिवीजन के लिए। अलग से रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, ये टेस्ट ही आपको एक रीजन प्रोवाइड करते हैं रिवीजन के लिए। हर 3 हफ्ते पे आपका जेई मेन का या जेई एडवांस का टेस्ट होता है। तो जब भी आपका टेस्ट हो, मान लो संडे को टेस्ट है, तो प्रीसीडिंग दैट संडे, उससे पहले आप 5 दिन पहले ट्यूसडे या मंडे से आप रिवीजन स्टार्ट कर दो। रिवीजन के लिए 3 घंटे रोज या 2.5 घंटे रोज निकाल दो, 1-1 घंटा तीनों सब्जेक्ट के लिए अलग से रिवीजन के लिए। कि वो जो चैप्टर, मान लो 3-3 चैप्टर आने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में टेस्ट में संडे को, तो आप मंडे या ट्यूसडे से ही उन तीनों चैप्टर्स की तैयारी शुरू कर दो। रिवीजन कैसे करते हैं? वो जो सबसे पहले पुराना चैप्टर था उसकी थ्योरी पढ़ो, 1-1.5 घंटे में थ्योरी पढ़ लो। सब पढ़ा हुआ तो है ही अभी, 1-1.5-2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, बट उसको एक बार रिवाइज कर लो। रैंडमली कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो डीपीपी और शीट से। वो वाले क्वेश्चन मत लो जो आपको बहुत आसान लगते हैं और आते हैं। जिन क्वेश्चंस में लगता है कि ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ये कैसे होगा, इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, ऐसे क्वेश्चंस को लो, उनको अटेम्प्ट करो, और कोशिश करो कि रोज 3 घंटे या 2.5 घंटे आप उस 5 दिनों के लिए निकालें, और आप तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन करें और पूरा सिलेबस रिवाइज करके जाएं। अगर रिवीजन नहीं करा होगा तो सिंपल फॉर्मूला भी आपको एग्जाम में कई बार याद नहीं आता, और आप आसान क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाते। टेस्ट में अपियर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी टेस्ट की ये होती है कि आपको टेस्ट में मार्क्स ज्यादा से ज्यादा लाने हैं। तो उसके लिए स्ट्रेटजी ये है कि इजी क्वेश्चंस पहले करने हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस उसके बाद लेने हैं, और टफ क्वेश्चंस बिल्कुल एंड में करने हैं, टाइम मिले तो। यहाँ पर अपना ज्ञान नहीं रखना है सब कुछ, कि भाई मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं टफ क्वेश्चन पहले ही करूंगा और आसान सबसे एंड में करूंगा क्योंकि मैं हूं। अरे ये मैं छोड़ो, सबसे आसान क्वेश्चन पहले करो, मॉडरेट उसके बाद में, टफ उसके बाद में। मार्क्स लाना जरूरी है, क्योंकि परफॉर्मेंस आपकी जो जेई मेन एग्जाम 1.5-2 साल बाद आप जो एग्जाम दोगे, वो इसी स्ट्रेटजी पर सब कुछ डिपेंडेंट होगा कि आप कितने अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, तो कितना अच्छा कॉलेज, कितनी अच्छी ब्रांच आपको मिल पा रही है। So that way you can do the practice or study for your tests, preparation for your tests, right? यस सर। Now another one. Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, good evening. Sir, हाँ, good evening.
सर मैं ये पूछ रहा था कि सर वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली एंड सर मतलब इन एवरी हाफ एन आवर और 1 आवर सर मतलब डिस्टरबेंस आ जाता है कहीं ना कहीं से, जैसे कि छोटा भाई या बहन आ गया या दादी ने आवाज लगा दी, तो सर लॉन्ग सिटिंग आवर्स नहीं हो पाते और सर एफिशिएंसी नहीं आती, तो सर उसके लिए क्या करें? अब देखो, इसका इलाज भी, वैसे तो कोई इसका रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है, बट छोटे भाई बहन के तो कान के नीचे एक हल्का सा दबा सकते हो। दादी को तो कुछ नहीं कह सकते, दादी तो दादी है ना। तो आ, रात को थोड़ा सा पढ़ सकते हो आप। रात में मेरे ख्याल से डिस्टरबेंस रिलेटिवली कम होगा, ये आपके लिए है। वैसे मैं रात को बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करता। मैं ये मान के चलता हूँ कि बच्चों को 7 घंटे जरूर सोना चाहिए, 11th क्लास हो या 12th क्लास हो। दिमाग अगर शांत होगा, उसको प्रॉपर हार्मोन्स मिलेंगे, तो आपका अच्छे से फंक्शन करेगा। 7 घंटे तो आप सो। बाकी आप टाइम देखो कि अगर मान लो आपके केस में जॉइंट फैमिली है, डिस्टरबेंस है सिबलिंग्स की वजह से या और घर के फैमिली मेंबर्स की वजह से, तो रात को आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम पढ़ सकते हो। 2-2.5 घंटे आप रात को एक्स्ट्रा निकाल लो। अकॉर्डिंगली आप सुबह को थोड़ा सा लेट उठ सकते हो। वैसे मैं ये बात बच्चों को जनरली इन जनरल ये बोलता हूँ कि आपको 12 बजे के बाद रात को नहीं पढ़ना चाहिए और सुबह 7 बजे तक उठ जाना चाहिए आपको। और दिन में पूरा मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए पढ़ाई के लिए। तो ये टाइम तो तुम्हें निकालना होगा। रात को यूटिलाइज कर सकते हो, मोस्टली रात को जल्दी सो जाते होंगे सब। तो आप 11 बजे से लेकर के 1:30-2 बजे तक आप पढ़ सकते हो, और फिर अकॉर्डिंगली आप सुबह में 6:30-7 बजे की जगह 8:30 बजे भी उठ सकते हो। दिस इज माई काइंड ऑफ सोल्यूशन दैट आई कैन गिव यू। अच्छा, ये मीटिंग 40 मिनट्स की है, 40 मिनट्स बाद दिस विल बी क्लोज्ड। फिर कर लेंगे मीटिंग, कोई बात नहीं है। मैं नीरज सर को भी बोलूंगा, वो भी एक बार आपके सामने आएंगे, बाकी सर्स भी। तो और अपने जो कॉमन डाउट्स हैं, हालांकि 2-3 डाउट्स जो अभी पूछे गए हैं काफी यूजफुल हैं फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ऐसे कोई डाउट्स और हो तो आप पूछो मुझसे अभी। सर एसेंशियल शीट में बैकलॉग नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा एज में बैकलॉग हो रहा है। एक्स्ट्रा एज में हाँ, बहुत बैकलॉग। नहीं, एक्स्ट्रा एज को हम असेंशियल मानते भी नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि जो बच्चा क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ रहा है, क्लास में जो सिखा रहे हैं और असेंशियल सीट पूरी कर रहा है, एक्सरसाइज 1 to 3, that is sufficient for getting the good rank in JEE Main as well as advanced. बट यदि किसी स्टूडेंट को ऐसा है कि और थोड़ा सा टाइम मिलता है और उसको एसेंशियल सीट भी आसान लगती है और उसको टाइम भी बच रहा है, तो उसको फिर एक्स्ट्रा एज सॉल्व करना चाहिए। बट एक्स्ट्रा एज इज नॉट कंपलसरी। आप चाहें तो सॉल्व करें, चाहें तो स्किप करें। मतलब एक्स्ट्रा एज नहीं कर रहे हैं तो यू शुड नॉट हैव द फीलिंग ऑफ गिल्ट इन योर माइंड। नहीं, कोई गिल्ट फीलिंग नहीं है। हाँ, असेंशियल शीट अगर नहीं कर रहे हैं तो यू शुड हैव द वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द गिल्ट इन योरसेल्फ कि नहीं, असेंशियल तो करनी है। तो एक्स्ट्रा एज इज, नाम इसलिए उसका एक्स्ट्रा एज है। इफ यू गेट टाइम, इफ यू आर कंफर्टेबल, देन गो फॉर एक्स्ट्रा एज। अदरवाइज confine your studies towards the this one class notes, NCERT। NCERT कब पढ़नी चाहिए ये बता देता हूँ। बच्चे वैसे पूछते हैं, मैं कई बार डिस्कस भी कर देता हूँ क्लास में बीच बीच में। बट NCERT आपको जब पढ़नी चाहिए, अभी तो तैयारी करने का टाइम है, जब हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका हो। जैसे मान लो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया, 1 महीने तक चला, 1 महीने तक खत्म होने के बाद में अब आप जब खत्म हो गया, शीट भी काफी कुछ सॉल्व हो गई आपसे, अब आप NCERT पढ़ो तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा NCERT पढ़ने में। बट कुछ पॉइंट्स ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो AL के सर ने कवर अप नहीं किए होंगे, क्योंकि थ्योरी का हर पॉइंट तो हम कवर अप कर नहीं सकते, इतना टाइम भी नहीं होता। और बट आपको मुश्किल से 1-1.5 घंटा 2 घंटा कुल लगेगा पूरा बड़ा सा चैप्टर पढ़ने के लिए NCERT से। उसमें से जो पॉइंट्स आपको मिले वो पॉइंट्स आप नोट कर लो, और ऐसा भी हो सकता है कोई पॉइंट्स ना भी मिले, बट कुछ पॉइंट्स मिल भी सकते हैं। So this is how I answer this question. मैंने साथ में एक क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है कि how to read NCERT, when to read NCERT. Next question please. सर हाँ बोलो। सर एक्चुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है सर, उसके सारे लेक्चर्स ले लिए, लेकिन तब भी और थ्योरी भी समझ आ गई, पर कभी कभी क्वेश्चन अप्रोचिंग में दिक्कत होती है। देखो, क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे तो फिर आप एक अवेंजर नहीं बन जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होंगे बच्चों। अगर थ्योरी समझ में आ रही है प्रॉपरली और 60% क्वेश्चंस आपसे एसेंशियल शीट में सॉल्व हो रहे हैं एक्सरसाइज 1 to 3 में, देन इट इज ओके।
70% हो रहे हैं तो इट इज गुड, और 80-90% है तो मतलब ये बहुत अच्छा जा रहा है, और उस स्टूडेंट को फिर एक्स्ट्रा एज भी सॉल्व करना चाहिए, फायदा करेगा। अब ये आप बताओ मुझे कि आप 50-60% क्वेश्चंस तक सॉल्व कर पाते हैं या नहीं असेंशियल में? सर 80-90 के आसपास हो जाते हैं। बस तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी 15-20% हैं वो अपने डाउट आप पूछो, टेलीग्राम ग्रुप पे पूछें और वहां पर टीचर जवाब देंगे। और कभी कभी क्वेश्चन स्किप हो जाए और नहीं जवाब दिया तो उसी को कॉपी मार करके फिर दोबारा से दे दो उनको, तो वो जवाब देंगे। फिर भी नहीं देते हैं तो फिर मुझे बता देना, व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन मैंने 3 दिन हो गए मेरा जवाब नहीं मिल रहा है, आई विल आंसर, और आई विल आस्क द टीम टू आंसर योर डाउट्स। सर सो दैट, हाँ बोलो। सर आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं है, आप ग्रुप में तो हैं लेकिन पता नहीं आपका कौन सा नंबर है। मैं ग्रुप में हूँ, मेरा एक ही तो नंबर है मेरे पास, एक जियो वाला नंबर और है मेरे पास, वो मैं केवल अपनी मम्मी और भाई बहन से बात करने के लिए यूज करता हूँ। बाकी मेरा जो दूसरा नंबर है कॉमन जो अवेलेबल है, जो आप जानते हो, वो तो सब जगह है, उस पे व्हाट्सएप आप करेंगे। बट व्हाट्सएप में सबका जवाब नहीं दे पाऊंगा, आई एम रिलेटिवली बिजी, उसके लिए पूरी टीम है आपके डाउट्स बताने के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वहां आप पूछें। फिर भी कोई रह जाता है, कोई बात है या वहां से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू यू, आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगा। सर आप एक बार ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा कि दिस इज माय नंबर सो दैट वी कैन गेट इट। एनीबडी आउट हियर विल टेल यू दैट दिस इज द नंबर। ओके सर। आपके टेलीग्राम के ग्रुप, आपके व्हाट्सएप वाले जो सपोर्ट ग्रुप होते हैं उसमें देखना, उसमें एडमिन वाले नंबर्स में यू विल गेट माय नंबर। यस सर। चलो एनएसईसी के लिए कैसे कर हाँ सकते बोलो, बोलो बच्चों। हैं? एनएसईसी के लिए कैसे करेंगे? एनएफ क्या 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 बोल रहा हो? एनएसईसी एनएसईसी के क्वेश्चंस, एनएसईसी के क्वेश्चंस अभी नहीं सॉल्व करें, 5-7-8 चैप्टर पढ़ तो लें पहले, तब एनएसईसी के क्वेश्चन सॉल्व करें। और एनएसईसी के क्वेश्चंस का जो लेवल होता है किसी भी चैप्टर में, वो जेई मेन और जेई एडवांस्ड के बीच का होता है, इजियर देन जेई एडवांस्ड एंड रिलेटिवली टफर देन जेई मेन। तो एनएसईसी इज द फर्स्ट एग्जाम फॉर द ओलंपियाड एंड दैट इज नॉट ए टफ एग्जाम। एनएसईसी के पेपर में भी जैसे जेई मेन जेई एडवांस में होता है, कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो टफ रखती हैं, 3-4 क्वेश्चन, ताकि वो डिफरेंशिएट कर पाए कि किसको लेना है और किसको रिजेक्ट करना है। तो अभी नहीं, और 2-3 महीने बाद में जब आपका केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाए, 4-5 चैप्टर और गैसेस स्टेट भी खत्म हो जाए, देन यू शुड सॉल्व एनएसईसी क्वेश्चंस इफ यू वांट टू। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। यस सर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर हमें एग्जाम में कांस्टेंट्स की वैल्यू वैसी ही लेनी चाहिए जैसे वो एक्चुअली होती हैं, या फिर एस्टिमेट करके, जैसे सर गैस कांस्टेंट को 1/12 ले लिया लीटर एटीएम वाले में, या फिर हाँ, एग्जैक्टली? ये तो मतलब टॉप 5 स्टार रेटेड क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा सवाल है। और इस सवाल की इंपॉर्टेंस अब बहुत बढ़ गई है जब ये जेई मेन के अंदर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आए हैं। इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में एग्जैक्ट आंसर आएगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, या एक पर्टिकुलर स्मॉल नैरो रेंज में आंसर आएगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे बच्चों, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में जो कांस्टेंट्स की जरूरत पड़ती है आपको, चाहे वो गैस कांस्टेंट हो, तो आपको आई एम गेटिंग सम डिस्टरबेंस। तो ये जो कांस्टेंट्स की वैल्यूज हैं, ये आपको वही लेनी चाहिए जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई हो या एग्जैक्ट वैल्यूज हो। 1/12, हाँ हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर हैं तो उसमें 1/12 लोगे तो 4 ऑप्शंस हैं, चारों में अच्छा खासा डिफरेंस होता है, तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द नियरली करेक्ट आंसर। बट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो आपको एग्जैक्ट कांस्टेंट्स लेने चाहिए, या वो कांस्टेंट जरूर लेने चाहिए जो क्वेश्चन में दिए हुए। यू गॉट द आंसर? यस सर। हाँ, सर फिर सर जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम वो एग्जैक्ट कांस्टेंट लेते हैं तो उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते करते ऑलरेडी बहुत टाइम चला जाता है, और फिर सर हम एक ऐसे आंसर पर पहुंचे जिससे हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि यही होगा आंसर। तो सर ऐसे स्टेज में शुड वी रिपोर्ट दैट आंसर, या फिर हमें छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए कि ये गलत हो गया शायद?
टेस्ट होंगे कि उसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आपको लिख के तो आना ही चाहिए। इतना वर्कआउट किया है, इतनी कैलकुलेशन की है, तो यू हैव टू राइट। बाकी Yes, कोशिश ये की जाती है कि कैलकुलेशन रिलेटिवली थोड़ी कम रहे, बट जेई ने इतने सारे पेपर लिए हैं, उनमें देखा गया है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में हेल ऑफ कैलकुलेशंस और टीडीएस कैलकुलेशंस वर इन्वॉल्व्ड। नहीं, वो इतना ध्यान कहाँ रखते हैं, वो भी कोई इतने ध्यान से पेपर नहीं बनाते। साल में एक पेपर लेना हो तो कितनी मेटिकुलसली, कितनी अच्छी एफिशिएंसी के साथ पेपर तैयार किया जा सकता है। बट जेई मेन वालों को, एनटीए वालों को इतने टेस्ट लेने होते हैं, मेरे ख्याल से आउटसोर्स करते हैं वो किसी से उन्होंने कुछ लैक्स ऑफ क्वेश्चन ले लिए, उसमें से रैंडमली चैप्टर वाइज ले लिए, उसमें से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। एंड एवरी क्वेश्चन इज नॉट गुड, एवरी क्वेश्चन इज नॉट परफेक्ट, एवरी ईयर, एवरी अटेम्प्ट वो कई बार क्वेश्चन को बोनस भी करते हैं, तो कई बार आंसर चेंज भी करते हैं। एंड दे डू फ्रीक्वेंटली ऑल दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज व्हिच इज नॉट वारंटेड, व्हिच इज नॉट सपोज्ड टू हैपन विद द स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं इन चीजों से। yes sir. Yes, going to the next one. अब मैं कम बोलूंगा, मैं तो सिर्फ सवालों के जवाब दूंगा आपको, हम तो बोलते रहते हैं क्लासेस के थ्रू। वेटिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर हमें शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए क्या हर चैप्टर के एंड के बाद, या फिर एक्चुअली सर इतना टाइम नहीं मिल पाता क्लासेस और प्रैक्टिस करते करते, हम पीछे वाले चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाने ही भूल जाते हैं या फिर टाइम नहीं मिल पाता, तो सर क्या करना चाहिए? देखो, ये क्वेश्चन हर हफ्ते में कहीं ना कहीं आंसर करता हूँ। कई बार कोरा पे करता हूँ, मैं कोरा पे भी कई बार एक्टिव रहता हूँ, कई बार सर आपकी वॉइस लैग कर रही है काफी, मतलब अटक गई है एकदम। के बच्चों को ज्यादा टाइम अपना लॉजिक बेस्ड चीजों को पढ़ने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में, प्रैक्टिस करने में, वर्कआउट करने में, इन सब में लगाना चाहिए। अच्छे से खूबसूरत सुंदर से नोट्स अलग अलग कलर में बना रहे हैं, ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इतना तो हाँ, ऐसे तो लिखो कि आप पढ़ सको क्या लिखा है आपने, सही लिखो। बट मुझे लगता है कि आप जो नोट्स बना रहे हो उसी में ही अगर आपको लगता है कि कोई फैक्चुअल पॉइंट है, ये अक्सर आप भूल जाते हो, या ये कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, या एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप उसको हाइलाइटर यूज कर लो। अलग अलग कलर के हाइलाइटर आते हैं, ट्रांसपेरेंट वाले टाइप के, वो जो होते हैं वो अलग अलग कलर के, या उन पे स्टार लगा लो अपने, स्टार 3 स्टार, आप उनको यूज कर लो। मैं तो सपोर्ट नहीं करता कि आप नोट्स के बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ, नीड नॉट। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। केवीपीवाई में जो बायोलॉजी आएगा उसके लिए ये कैसे करना है? हाँ, केवीपीवाई में जो बायोलॉजी आएगा, अब केवीपीवाई का एग्जाम बहुत लेट होके चुका है, 2020 वाला भी, तो 2021 का एग्जाम तो अब कब होगा, शायद 2000, हाँ सिचुएशन अगर सुधर जाएगी तो 2021 के नवंबर दिसंबर टाइप में होगा। मीटिंग हैज नो लॉन्गर ए टाइम लिमिट बोल रहे हैं, तो मे बी 30 मिनट की मीटिंग है क्या, पता नहीं। तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा कर देता हूँ, तो टाइम आएगा तो वो आप कर लोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया, आई फॉरगॉट द क्वेश्चन। केवीपीवाई का बायोलॉजी कैसे prepare करें? हाँ, केवीपीवाई के लिए बायोलॉजी के लेक्चर्स वी विल प्रोवाइड। हमने लास्ट ईयर वाले बच्चों को भी प्रोवाइड किए थे, हम प्रोवाइड करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सर और केवीपीवाई रिलेटेड टेस्ट होते हैं? केवीपीवाई के लिए स्पेशल अलग से कोई टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, केवीपीवाई का पेपर काफी आसान होता है। जेई मेन के टेस्ट जो होते हैं आपके, उनसे भी आसान पेपर होता है। सो नो एडिशनल, बस आपका चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए, नो एडिशनल थिंग इज नीडेड। सर यस सर। हाँ बोलो। सर प्रैक्टिस हमें टाइम आउट करनी चाहिए या फिर क्वेश्चन मतलब बिना टाइम के करनी चाहिए? देखो, अभी तो चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम के बियॉन्ड जा सकते हैं, कोई ऐसी पॉइंट नहीं है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन पे जोर मार रहे हैं और हमने थोड़ा सा, मतलब टाइम भी है ही हमारे पास, 11th में है हम, तो
और थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लगे हुए हैं, तो वो टाइम देना वर्थ है। उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं आपकी, एक फाइटिंग स्पिरिट भी आपके सामने निकल के आती है। और फिर भी नहीं हो, 2 बार में भी नहीं हो, देन यू शुड आस्क योर डाउट। एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक आज का सेशन ये अच्छा है और आपको शायद फायदा भी हुआ होगा, कुछ पॉइंट्स में क्लैरिटी भी आई होगी, आई बिलीव। यस सर। जेई And मेन sir- में कितने मिनट में होना चाहिए? हाँ हाँ, बोलो बोलो। जेई मेन में एक क्वेश्चन कितने मिनट में होना चाहिए अप्रोक्सीमेट? हाँ, जेई मेन में आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं इन 1 hour 60 मिनट्स। तो ऑन एन एवरेज यू शुड डू इन 2 मिनट्स, 2.5 मिनट्स बस मैक्सिमम। बाकी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई टफ क्वेश्चन पड़ गया है तो 5 मिनट भी लगाओ, आधा घंटा भी लगाओ, चलेगा, कोई बात नहीं है, डीपीपी शीट सॉल्व करते समय। सर और एग्जाम ये- प्रैक्टिस घर पे कैसे करें? जैसे हम कोई डीपीपी सॉल्व करते हैं, उसमें टाइम लिमिट रखते हैं, डीपीपी के ऊपर गिवन होता है कि 30 मिनट की डीपीपी है, पर वो एक ही सब्जेक्ट की होती है। तो नहीं, वो ठीक है, वो टाइम लिमिट देते हैं हम, कुछ बच्चे चाहते हैं कि हम टाइम लिमिट में करें, बट मैं तो कहता हूँ टाइम अवेलेबल होता है 11वीं में बच्चों का, जम के क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ, उसके पीछे पढ़ो, फाइट मारो उससे, फिर भी नहीं होता है तो डाउट पूछो। तो टाइम बाउंड में भी कभी कभी कर सकते हो कि चलो आज की डीपीपी टाइम बाउंड में करते हैं, लेट अस सी व्हाट इज द रिजल्ट। यस सर। सर बोलो। सर जब हम क्वेश्चन करते हैं सर, जैसे आपने बोला कि अगर 70-80 हाँ, सक्षम, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन यू हैव बीन आस्किंग, एंड चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज आपका। बाकी स्टूडेंट्स को भी पूछना चाहिए, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर। हाँ पूछो सक्षम। सर आई वाज आस्किंग दैट सर, जैसे कि हम क्वेश्चंस करते हैं सर, उसमें हाँ। जैसे कि आपने बोला 70-80% हो जाते हैं तो वो अच्छा है सर, लेकिन 70-80% क्वेश्चन होने के बाद सर अंदर से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सर 10th क्लास तक तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत थी। तो 10th क्लास में तो आपके बोर्ड में मार्क्स भी 9th-10th में बोर्ड तो खैर दिया नहीं, बोर्ड में भी बच्चों के 94-95% मार्क्स आते हैं। उसके बाद जब जेई मेन जेई एडवांस्ड का पेपर होता है तो 30-30, 25-25, 40-40% मार्क्स आते हैं। आपको समझ जाना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू काइंड ऑफ एग्जाम्स। आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एडवांस में एक क्वेश्चन की क्या टाइम है? जैसे टाइम लिमिट जैसे जेई मेन में अपना 2.5-3 दिन पूरा। एडवांस में इन जनरल 18 क्वेश्चंस आते हैं 1 hour में। इन 1 hour you have to attempt 18 questions. So on an average 3.5 minutes are given for the question solving. But again DPP sheet solve कर रहे हो तो you can give more time also. Same with extra edge. हाँ, सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर द एक्स्ट्रा एज। एक्स्ट्रा एज अगर सॉल्व कर रहे हो तो उसमें टाइम बाउंड बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। वो तो आप अपना टाइम लगा करके अपना प्रोफिशिएंसी चेक कर रहे हो कि कितना अच्छे से आपने पढ़ा है, और लगाओ जोर उन क्वेश्चंस पर। सर क्या हमें अपनी शीट के साथ मतलब रेफरेंस बुक करनी चाहिए कोई? क्लास नोट्स ही रेफरेंस बुक है। रेफरेंस बुक अगर है तो कोई एनसीईआरटी है। इसके अलावा बुक्स में सीक्वेंस अलग होता है, टीचर्स का पढ़ाने का तरीका, बताने का तरीका अलग होता है। इट ओनली एड्स टू द कंफ्यूजन, अवॉइड। नेक्स्ट वन। कितने बच्चे हैं मीटिंग में, कैसे मालूम पड़ता है? आई डोंट नो। सर 24 है। कम आए हैं बच्चे तो, दोनों बैच में मिला के आई थिंक सम 60-70 स्टूडेंट्स आर देयर। ठीक है, कोई बात नहीं। यस सर। Any other? हाँ बोलो।
सर Yes. याद कैसे रखें चीजों को, मतलब जैसे ऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक भी, तो काफी कुछ याद रखना पड़ता है सर। टाइम तक एक मंथ से ज्यादा कैसे याद रखें पीछे की चीजों को? इसलिए तो आपका रिवीजन है, इसलिए तो आपके टेस्ट होते हैं हर 3 हफ्ते पर। और वो चैप्टर आएगा तो चैप्टर एक रीजन प्रोवाइड करेगा कि भाई वापस से रिवाइज कर लो। और जब 3-4 बार आप एक ही चैप्टर को रिवाइज कर लेते हो तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स फिर याद हो जाती हैं। आप किसी नए शहर में जाते हो तो आपको किसी डेस्टिनेशन पहुंचना हो तो आपको पहले मैप खोलना होता है, किसी से पूछना भी पड़ता है कि भाई साहब ये मैं कैसे जाऊं, तो वो रास्ता बताएगा, ऐसे ऐसे जाना, आगे से लेफ्ट लेना, पीपल का पेड़ आएगा वहां से घूम जाना। फिर आप जब 3-4 बार चले जाते हो तो आपको पूछना नहीं पड़ता ना। नहीं सर, याद हो जाता है। बस सेम थिंग अप्लाइज हियर आल्सो। यस सर। अभी हमारे पास 2-3 मिनट बाकी हैं, 1-2 सवाल और ले लेंगे। यस, एनीबडी एल्स? अगर टाइम मतलब अगर सारी एसेंशियल सेट सारी एसेंशियल सेट सॉल्व कर दी, लेकिन एग्जाम में मार्क्स कम आ रहे हैं क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। नहीं, टाइम मैनेज ना होना एक प्रॉपर रिटन डिसिप्लिन ना होने के कारण होता है। मैं ये बोलूंगा कि आप जो है एक लिख करके एक पेपर पे एक डिसिप्लिन बनाइए। और कि सुबह इतने बजे उठना है, नाश्ता इतने बजे करना है, फिर ये पढ़ना है, उसके बाद लंच का टाइम ये है, इवनिंग स्नैक्स का टाइम ये है, सोना इतने बजे है। वो एक शेड्यूल बनाइए। आप उस शेड्यूल पर ये रैंडम पढ़ाई मत करिए। ये जेई की तैयारी एक बहुत ही अलग टाइप की तैयारी है। युद्ध स्तर पे बच्चों को जुटना पड़ता है डिसिप्लिन के साथ में, तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मार्क्स कम आना ज्यादा आना इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप वाकई अपनी कोचिंग के अलावा डेली 5-6 घंटे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। बच्चों को लगता तो है कि हम 5-6 घंटे रोज पढ़ रहे होंगे, बट किसी दिन कैलकुलेशन करके देखना, हो सकता है आपके 2 ही घंटे पढ़ रहा हूँ, 2.5 घंटे पढ़ रहा हूँ। 3 घंटे से ऊपर निकलना भारी काम हो जाता है बच्चों के लिए। इफेक्टिव स्टडीज जो हैं, कहने को लगता है कि हम सारा दिन पढ़ ही तो रहे हैं, हम तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, बट दे वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। So why don't you do 1 or 2 days this kind of calculation? वेक अप टाइम ये था, नाश्ते करने का टाइम ये था, पढ़ने का टाइम ये था, लंच का टाइम ये था, रात तक का शेड्यूल फिर एक बार कैलकुलेट करो। देखना शायद 3 ही घंटे आएगा, 3.5 घंटे आएगा। खासकर जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि टाइम कम मिल पाता है, होमवर्क नहीं हो पाता, नंबर कम आते हैं, उनके साथ ये मेजर प्रॉब्लम है कि दे डू नॉट स्टडी मोर देन 2 to 3 hours apart from the coaching classes. This is for fact, I'm telling you. यस सर। सर हाँ बोलो। सर अश्विन का एक क्वेश्चन था सर, उसके पास माइक नहीं है इसलिए वो बोल नहीं सकता। हाँ बोलो। सर उसका क्वेश्चन ये था कि उसे जेई और नीट दोनों की तैयारी करनी है, तो उसे टाइम किस हिसाब से स्पेंड करना चाहिए? उसको बोलना कि वो मुझे व्हाट्सएप पे अलग से मैं क्वेश्चन डाल देगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इररिलेवेंट हो जाएगा यहाँ पर। आई विल गाइड हिम। तो बच्चों ठीक है, आज यही कंक्लूड करें फिर। यस सर। यस सर। चलो, अच्छा लगा तुम लोगों से बात करके। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने डाउट नहीं पूछे हैं, बट सुने तो सबने होंगे। आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क योर टीचर्स। आप अपने टीचर्स से बात कर सकते हैं और अपने डाउट पूछें टेलीग्राम ग्रुप पर। पढ़ाई करें, और जो क्लासेस आपको दी जा रही हैं, चाहे वो मोहित सर पढ़ाते हैं या एबीजे सर पढ़ाते हैं, मैं आपको इतना बता दूं कि आपको अच्छे टीचर मिले हुए हैं। इफ नॉट द बेस्ट बट गुड टीचर फॉर यू। आप इनका यूज करें, आप किसी से पीछे नहीं रहेंगे। ऐसा कभी मत सोचना कि हम सेकेंड ग्रेड स्टडीज कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। जो बच्चे खूब सारे पैसे खर्च करके ऑफलाइन में भी पढ़ते हैं, वही चीज आप